हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी। आज उसी सीरीज में हम एक केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने डीआई एंड केसलेट डीआई इस सीरीज में डिस्कस किए हैं वो इजी लेवल की है। आज जो हम केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे वो हमारी मॉडरेट लेवल की है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो किसी भी पीओ लेवल के एग्जाम्स में, बैंक पीओ का आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस लेवल की नहीं है, ठीक है, यानी डिफिकल्ट लेवल नहीं है, मॉडरेट लेवल है। आपको लेवल के अकॉर्डिंग समझना है। जो आज हम केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे वो आपकी मॉडरेट लेवल की है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, और वो किसी टॉपिक पे भी बेस्ड है, यानी अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट किसी ना किसी चैप्टर का उसमें इन्वॉल्व है। आपके पास जो मॉडरेट लेवल की डीआई होती है उसमें एक चैप्टर का अर्थमेटिक का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है और एक से ज्यादा का भी हो सकता है। तो देखते हैं आज के केसलेट डीआई में किस टाइप का कॉन्सेप्ट हमें दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि A and B started a certain work which has to be completed in 20 days। A और B किसी वर्क को स्टार्ट करते हैं और वो उस वर्क को पर्टिकुलर 20 डेज में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अगर वो उस वर्क को कंप्लीट करते हैं ना उस वर्क पे, तो 20 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, होता है हमेशा। अब क्या कहा है, बट B वर्क ओनली 11 डेज। ठीक है, पर B ने क्या है, अगर वो ए और बी मिलकर करते हैं उस वर्क को तो ये कंडीशन दी है कि वो 20 डेज में कंप्लीट हो जाता है। पर यहां पर हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई की है कि बी वर्क ओनली 11 डेज। बी क्या है, उस वर्क पे सिर्फ 11 डेज वर्क करता है एंड द वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 26 डेज। एंड वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 6 डेज में कंप्लीट होता है। यानी ए और बी ने काम को स्टार्ट किया है पर उसमें से बी ने सिर्फ 11 डेज वर्क किया, यानी जो बाकी वर्क होगा वो कौन कंप्लीट कर रहा है, ए कंप्लीट कर रहा है। पर एक चीज अगर हम इसमें समझें कि ए और बी मिलकर वर्क को करते हैं, ठीक है, तो कितने टाइम में कर देते हैं, 20 डेज में। ठीक है, बी से अगर 11 डेज तक करता है, यानी बी ने कितने दिन कम किया, 20 से 9 डेज कम किया। तो इसी रीजन से वो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 26 डेज में। जहां उस वर्क की कंप्लीट होने की डेडलाइन 20 डेज की थी, वो 20 से 26 शिफ्ट हो गई। यानी ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, 6 डेज एक्स्ट्रा काम किया। और वही अगर मैं कंपेयर करूं कि बी ने कितने दिन कम काम किया, बी को 20 डेज वर्क कंप्लीट करना चाहिए था पर बी ने सिर्फ 11 डे वर्क किया, यानी 9 डे उसने लास्ट की 9 डे वर्क नहीं किया। ठीक है, तो यानी जो बी का 9 डे का वर्क है ना, यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है कि बी का जो 9 डे का वर्क है वो ए के 6 डेज के इक्वल है। तो यहाँ से हम ए और बी की इफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी हमें कोई केसलेट डीआई दी होती है तो उसमें जो डाटा हमें रिप्रेजेंट हो रहा होता है, डाटा जो गिवन होता है वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मेट इन द सेंस टेबल फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट हम उसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या डिफाइन की गई हमें। B along with C complete 20% of the work in 5 days। B क्या है, C के साथ इसी वर्क का 20% 5 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहा है, सी टेक पी डेज। एक तो हम इस केसलेट डीआई में अगर हम देखें तो हमें ब्रैकेट में ना कुछ अल्फाबेट यानी कैप्स लॉक में कुछ वैल्यू क्या है हाईलाइट की हुई है, यानी हमें उन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये तो बात क्लियर हो जाती है जब ऐसी कोई केसलेट डीआई आती है तो यानी हमारे को ये एक पजल टाइप केसलेट डीआई है, यानी इसमें जो डाटा है ना वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी लाइन बाय लाइन हम एक दूसरे से रिलेट करके कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हमें ये चीज पहले ही क्लियर हो गई है इस केसलेट डीआई में कि इसमें लाइन बाय लाइन क्या होगा, डाटा हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सॉरी। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सी टेक P days to complete the whole work। यानी हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि C अकेले अगर इस वर्क को करता है तो कितना टाइम लेता है, P days, यानी हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं। अब स्टार्टिंग से उसी पैराग्राफ को, ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें पूरा पैराग्राफ रीड करके, ठीक है, पहले डाटा को किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करना, यानी लाइन बाय लाइन ही डाटा कैलकुलेट करना है। तो हम फिर से इस पैराग्राफ को स्टार्टिंग से रीड करते हैं और जो कैलकुलेशन हमारी जहां पर सॉल्व होगी उसी के अकॉर्डिंग से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें दिया था कि ए और बी इस वर्क को कितने टाइम में करते हैं,
सबसे पहली लाइन हमें दी थी ए और बी, ठीक है, इस वर्क को 20 डेज में करते हैं, ठीक है, ए और बी इस वर्क को कितने टाइम में करते हैं, 20 डेज में। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया था, बी वर्क ओनली 11 डेज, बी क्या है, सिर्फ 11 डेज के लिए वर्क करता है और वर्क 26 डेज में कंप्लीट होता है। तो यहां से मैंने एक चीज बताई कि बी को कितना टाइम वर्क करना चाहिए, जब इस वर्क को ए और बी मिलकर करते हैं तो 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए ने 11 डेज वर्क किया, यानी जो डेडलाइन थी 20 डेज की, उससे कितने डेज पहले वो वर्क को छोड़ के चला गया, तो 9 डेज उसने वर्क नहीं किया, ठीक है, और उसकी जगह वही वर्क किसने कंप्लीट किया है, बी ने, अगर हम बात करें तो 9 डेज वर्क नहीं किया, ठीक है, पर उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ए ने उसी वर्क को 26 डेज, यानी जो 20 डेज में वर्क करना चाहिए था ए को, ठीक है, उसने 26 डेज वर्क किया है, यानी ए ने जो 6 डेज में वर्क किया है वही सेम वर्क बी 9 डेज में करता है। आपको एक चीज समझनी है, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं, यहां पर हमें एक्सप्लेन किया गया है कि बी 11 डेज तक वर्क करता है, ठीक है, और जो टोटल वर्क है वो 26 डेज में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ए ने 6 डेज एक्स्ट्रा लिए, 26 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है ना, डेडलाइन कब की थी, 20 डेज की, तो यानी ए 20 डेज से 6 डेज एक्स्ट्रा काम कर रहा है, यानी ए का जो 6 डेज का वर्क होगा वही तो जो बी ने वर्क कंप्लीट नहीं किया अपने हिस्से का, कितने टाइम का नहीं किया, बी ने सिर्फ 11 डेज वर्क किया, यानी 9 डेज बी ने वर्क नहीं किया, तो बी का जो 9 डेज का वर्क है ना वो ए कंप्लीट कर रहा है, पर कितने टाइम में कर रहा है, 6 डेज में कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए डेडलाइन क्या है, अगर हम बात करें 20 डेज, ठीक है, यहां पर अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने 26 डेज वर्क किया है और बी ने 11 डेज वर्क किया है। इस डेडलाइन से अगर कंपेयर करूं तो बी ने कितने दिन कम किया है, 9 डेज। इस डेडलाइन से ए की कंपैरिजन करूं तो ए ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया है, 6 डेज। तो जो ए का 6 डेज का वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, जाहिर सी बात है उसके हिस्से का काम ए ने किया बी के हिस्से का, क्यों, क्योंकि बी पहले काम छोड़कर चला गया था। तो यहां से हमारे पास ए और बी की क्या आ जाएगी, इफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ए और बी की इफिशिएंसी आ जाएगी और वो उनकी इफिशिएंसी क्या होगी, 3/2, ठीक है, यानी 3:2 में। नेक्स्ट हमें क्या लाइन दी है, तो नेक्स्ट हमें बताया गया बी अलोंग विथ सी, बी सी के साथ मिलकर यही सेम वर्क, इसी सेम वर्क का 20% 5 डेज में करता है। 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5, यानी अगर टोटल 5 चेयर बनानी है ना, उसमें से 1 चेयर ना 5 डेज में बना देते हैं बी और सी मिलकर। अगर वो 1 चेयर 5 में से, ठीक है, 5 डेज में बनाते हैं तो 5 की 5 चेयर कितने टाइम में बनाएंगे, टोटल वर्क इज 100%, ठीक है, 20 से भी कंपेयर कर सकते हैं, 20% अगर 5 डेज में कर रहे हैं तो टोटल वर्क हमेशा हमारा कितना होता है, 100%, यानी 100% वर्क कंप्लीट करने के लिए 120 का कितना मल्टीपल है, 5, तो डेज में भी किससे मल्टीप्लाई होगी, 5 से मल्टीप्लाई होगी, यानी बी और सी इसी सेम वर्क को, कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करते हैं, 25 डेज में करते हैं। अब सबसे पहले टेक एलसीएम, एलसीएम इज 100 यूनिट, 100 यूनिट आपके पास क्या है बेटा, टोटल वर्क है, ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे 5 यूनिट, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 यूनिट। बी एंड सी की एफिशिएंसी हमारे पास, बी और सी 25 डेज में 100 यूनिट वर्क करते हैं, तो 1 डे में कितना करेंगे, 4 यूनिट। क्लियर है। अब हमारे पास ए और बी की इफिशिएंसी का सम कितना है, तो सम इज 5, और अगर यहां पर भी मैं कंपेयर करूं ए और बी की इफिशिएंसी का सम तो कितना है, 5, तो डायरेक्टली वही रेशियो होगा जो एक्चुअल में है, ठीक है, अगर मल्टीपल होता तो उसके रिस्पेक्ट में देखते, पर यहां पर अगर हम देखें 5 को 2/5 के रेशियो में या 3/5 में तो सेम ही सम है, ठीक है, तो यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। फिर अगेन अगर मैं कहूं बी की एफिशिएंसी इसमें कितनी है, 2, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल हमें कितनी गिवन है, 4, तो जिसमें से सी की कितनी हो जाएगी, अंडरस्टूड है 2। तो यहां से हमारे पास
तीनों के तीनों पर्सन की ए बी सी की इफिशिएंसी आ गई है। ए की इफिशिएंसी पर डे की 3 यूनिट, बी की इफिशिएंसी 2 यूनिट एंड सी की इफिशिएंसी 2 यूनिट। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था पी डेज। सी क्या है, इसी वर्क को अकेले अगर करे तो कितने टाइम में करेगा। ठीक है, तो सी की इफिशिएंसी हमारे पास बेटा कितनी है, 2 यूनिट। टोटल वर्क कितना है हमें ये फाइंड करना है। सी अकेले इस वर्क को करेगा तो कितना, यानी सी के लिए टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इज 100 यूनिट, सी की पर डे की इफिशिएंसी इज 2 यूनिट, तो सी को अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 50 डेज लगेगा। क्लियर है, सी को कितना टाइम लगेगा, 50 डेज लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे अभी पी की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ए बी सी हैव कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड रिसीव रुपीज 4200 रुपीज एज ए टोटल वेजेस। ए और बी और सी तीनों मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करते हैं और उसके लिए उनको टोटल अमाउंट 4200 मिलता है। एक चीज देखिए, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ डेज होंगे ना तीनों के लिए वो इक्वल होंगे। ठीक है, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो जितने टाइम के लिए करेंगे, सपोज तीनों मिलकर वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, तो तीनों के तीनों 10 डेज वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो अमाउंट उनके बीच में रिसीव होगा या जो अमाउंट उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, जो अमाउंट उन्हें रिसीव होगा या फिर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें इस चीज को समझना है, वो हमारे पास नंबर ऑफ डेज और इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है, यानी जितना वर्क वो कंप्लीट कर रहे हैं, पर यहाँ नंबर ऑफ डेज तो सबके लिए क्या है, इक्वल, क्योंकि तीनों मिलकर उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यानी वो रेशियो वो अमाउंट किसके रेस्पेक्ट में होगा, उनकी इफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में होगा। एक चीज समझिए, एग्जांपल के लिए हमने अभी तीनों की इफिशिएंसी फाइंड की थी। ए की इफिशिएंसी हमारे पास थी पर डे की 3 यूनिट, बी की इफिशिएंसी थी हमारे पास पर डे की 2 यूनिट एंड सी की इफिशिएंसी थी पर डे की हमारे पास 2 यूनिट। ठीक है, तीनों मिलकर वर्क को कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल, ठीक है, तीनों मिलकर 10 डेज में कंप्लीट कर नहीं रहे हैं, पर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि सपोज तीनों मिलकर वर्क को कर रहे हैं तो 10 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मैं 10 डेज में एक ही बात करूं कि एक कितनी चेयर बनाएगा, 3 चेयर वो पर डे बनाता है, यानी उसकी इफिशियंसी है, तो 10 डेज में वो 30 चेयर बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम बी 20 बनाएगा एंड सी 20 बनाएगा। क्यों, क्योंकि सबके लिए टाइम लिमिट क्या है, 10 डेज की ही है, क्योंकि तीनों मिलकर कर रहे हैं। अब अगर मैं इनके टोटल वर्क में रेशो में बांटूं तो रेशो वही आएगा जो उनकी इफिशिएंसी में था। ठीक है, 0 हर किसी के उसमें से मिनिमाइज होगी, 3:2:2, यानी इनका जो अमाउंट है, ठीक है, वो इनके वर्क के रिस्पेक्ट में होता है। और वो अगर हम रेशो की बात करें तो जब डेज यानी टाइम बिल्कुल तीनों के लिए सेम है ना, तो जो उनकी इफिशिएंसी होती है वही उनके बीच में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमें ये चीज समझनी है यहाँ से। तो ये कैलकुलेशन हमें एग्जाम में नहीं करनी है, हमें एग्जाम में डायरेक्टली जो उनकी एफिशिएंसी है ना, उनके रेस्पेक्ट में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, अब टोटल अमाउंट अगर हमारे पास एक और कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो टोटल अमाउंट इज 4200। ठीक है, ए की पर डे की इफिशिएंसी इज 3 एंड टोटल इफिशिएंसी हम कहें तो 7। तो ए को कितना अमाउंट मिल रहा है, तो ए को 1800 अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही बी की बात करूं, बी को कितना अमाउंट मिल रहा है, तो 4200 इंटू में 2/7, तो कितना आ जाएगा 1200। और सी के लिए भी, सी की भी इफिशिएंसी सेम ही थी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1200। ठीक है, तो यहां से हमने सेकेंड लाइन पे हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने वो फाइंड कर लिया है। ए बी सी हैव कंप्लीटेड टू वर्क टुगेदर एंड रिसीव एज ए 4200 रुपीज टोटल वेजेस फ्रॉम द वेजेस रिसीव्ड बाय सी विच इज रुपीज। हमें ये बताना है कि सी ने कितना अमाउंट रिसीव किया था। तो सी ने, यानी क्यू की वैल्यू, तो सी ने कितना अमाउंट रिसीव किया है, 1200 रुपीज रिसीव किया। ये बात क्लियर होगी। तो यहां से हमने Q की वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट लाइन क्या कही है,
C purchased a speaker and he marked the speaker R% above the cost price. C इसी अमाउंट से क्या है, C को कितने अमाउंट मिला है 1200 रुपीज, ठीक है, और C इसी अमाउंट से क्या करता है, एक स्पीकर परचेज कर लेता है, ठीक है, और उस पे कुछ MRP लिखता है जो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव मेंशन कर रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब इसके आगे क्या कॉन्सेप्ट दिया है उसे भी देखते हैं। उसके बाद क्या कहा है कि कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंट अबव वो उस पे MRP लिखता है, वो परसेंट हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, देन सोल्ड इट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट 560 रुपीज, वो इस स्पीकर को 560 रुपीज का डिस्काउंट देके सेल करता है, ठीक है। दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसके बाद भी वो प्रॉफिट कितना अर्न करता है 20%। तो हमें ये बताना है कि उसने MRP कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव लिखी थी। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, R की। तो देखिए स्पीकर का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो स्पीकर का कॉस्ट प्राइस C को कितना अमाउंट रिसीव हुआ था 1200, ठीक है, C को कितना अमाउंट रिसीव हुआ था 1200, ठीक है। तो यानी स्पीकर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 1200 रुपीज, कॉस्ट थी 1200 रुपीज, इसे 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, प्रॉफिट वैल्यू कितनी है 20%, 1200 यानी 120 का 10% इज 120, ठीक है, 20% इज 240, यानी कितने में सेल किया होगा, यानी इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1440 होगा, ठीक है। चाहे आप 1200 का 120% फाइंड कर ले, चाहे ब्रेक करके कैलकुलेशन कोशिश कीजिए कि हम माइंड में करें, 1200 है तो 10% करने के लिए सिर्फ एक जीरो रिमूव, यानी 120, 20% इज 240, ठीक है। तो हमने वो वैल्यू उसमें ऐड कर दी, तो कितना आ गया, उस स्पीकर का सेलिंग प्राइस इज 1400 अब हमें उस स्पीकर की MRP चाहिए होगी, तभी तो हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि स्पीकर पे कितने परसेंट MRP कॉस्ट प्राइस से अबव की हुई, उस पे मेंशन की गई थी। तो सबसे पहले देखिए उस स्पीकर पे जो उसने डिस्काउंट दिया था, ठीक है, MRP हमें चाहिए, MRP पे से अगर हम डिस्काउंट डिडक्ट कर देते तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, और ये डिस्काउंट कितना डिडक्ट किया गया था 560, ठीक है। MRP में से इसे डिडक्ट किया तो हमें 1440 मिल रहा है, तो MRP जाहिर सी बात क्या होगी, इन दोनों का सम होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो 1440 में 560 ऐड कर देंगे तो हमारे पास MRP आ जाएगी, तो MRP इस आर्टिकल की कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 2000 रुपीज, ठीक है। तो यहां से हमारे पास उस आर्टिकल की MRP आ गई, तो वो कितनी आई आपके पास, तो वो हमारे पास कितनी आ गई है 2000 रुपीज। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इस स्पीकर पे कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव MRP लिखी गई है, तो ये सबसे पहले बताना है। तो कितनी अबव लिखी गई है, कॉस्ट कितनी थी 1200, MRP कितनी है 2000, तो सबसे पहले तो कितनी एक्स्ट्रा लिखी गई है 800, ठीक है, और किससे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो कितने परसेंट अबव लिखी गई है 2/3, 2/3 की फ्रैक्शन होती है 66, 2/3%, ठीक है। तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई, तो R की वैल्यू आ गई है 66, 2/3%, यानी कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव MRP मेंशन की गई थी 66, 2/3%। नेक्स्ट क्या दिया, the amount by which the speaker is marked above this cost price, हमें ये बताना है कि क्या अमाउंट कॉस्ट प्राइस से अबव MRP मेंशन किया गया था, ठीक है। तो वो हमारे सामने ही है, कॉस्ट प्राइस 1200 थी और MRP हमारे पास 2000 थी, तो कितने परसेंट कितनी अबव लिखी गई थी MRP, तो 800, ठीक है। तो यानी S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 रुपीज एक्स्ट्रा MRP लिखी गई थी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, A and B एंटर इन ए पार्टनरशिप विद द वेजेस रिसीव्ड बाय देम। उसके बाद हमारे पास इसी में अब तक तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक है, उनके वेजेस की बात की जा रही थी, ठीक है, टाइम की बात की जा रही थी। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास देखिए, सबसे पहले अगर हम इस केसले DI में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो P की वैल्यू फाइंड करनी थी और जो हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी थी, वहां तक जो कॉन्सेप्ट था वो किस अर्थमेटिक चैप्टर का था, टाइम एंड वर्क का था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उस जो अमाउंट उन्हें रिसीव हो रहा था
उसी से किसका किसके रिस्पेक्ट में हमें दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज हुआ। और फोर्थ अगर हम बात करें 5th नंबर पे जो हमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यानी वो किसका हो रहा है, पार्टनरशिप का। एक ही केसले डीआई में हमारे पास 3 अर्थमेटिक चैप्टर्स का 3 अर्थमेटिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अर्थमेटिक चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं।